आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हल्का असेंबली हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब के लिए वसीतर इंतजामात किए गए हैं, जो हफ्ता यानी 30 अक्टूबर को मुनक़िद होगा। कोविड-19 की वबा के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी कोविड प्रोटोकॉल जारी किए हैं, जिसके तहत कोविड से मुतासरा राय दहिंदों को भी कोविड प्रोटोकॉल पर अमल आवरी के जरिए हक़ राय दही से इस्तेफादे की इजाज़त दी जाएगी। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के में सेंट्रल फोर्सेस की 20 कंपनियां मुतय्यन की हैं, जबकि रियासती फोर्सेस की 2 कंपनियां भी मुतय्यन की जाएंगी। जिला कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर RV कर्नल ने जुमे को मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हल्के हुजूराबाद में सुबह 7 बजे तक शाम 7 बजे राय दही की सहूलत रहेगी। इस हल्के में एहतियाती तौर पर इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं और किसी को भी जलसा या जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं रहेगी। ज़मीनी इंतखाब के लिए 306 मराकज़ राय दही कायम किए गए हैं। वोटर्स में वोटर स्लिप भी तकसीम हो गई है। वोटर्स को मशवरा दिया गया है कि वो राय दही के लिए आने के दौरान कोई एक शिनाख्ती कार्ड साथ रखें। उन्होंने बताया कि राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए नकद रकम या शराब की तकसीम के लिए सी विजिल ऐप पर भी शिकायत की जा सकती है। उन्होंने इस हल्के के तमाम वोटर से अपील की कि वो बिला खौफ व खतर वोटिंग में हिस्सा लें। इस मौके पर मौजूद कमिश्नर पुलिस करीमनगर सत्यनारायण ने कहा कि मुख्तलिफ वाक़यात में ताहाल 130 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 3.5 करोड़ रुपए नगद रकम जब्त की गई है। ఏపీఓ ఓపీఓ అదేవిధంగా పీఓస్ అందరం కూడా డబుల్ వ్యాక్సినేటెడ్తో పాటు చేయడం జరుగుతుంది. వెబ్ కాస్టింగ్ కూడా పూర్తిగా అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్లో మన వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా డిజిటల్ రికార్డింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఆ పని కూడా స్టూడెంట్స్తో పాటు వాళ్ళు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు టైమింగ్ 7 AM to 7 PM చాలా ముఖ్యమైనది. 7 AM to 7 PM టైమింగ్ ఉంటుంది. దానికోసం ఆర్ఓ గారు మేము నలుగురు అబ్జర్వర్స్ కంటిన్యూస్లీ మానిటరింగ్, ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా మెట్రిక్యులస్కి వెళ్ళటం, సీన్కి వెళ్ళటం, ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా ఇమీడియట్ ఇన్స్టెంట్ యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఈరోజు చాలా క్రూషియల్ డే. టుమారో 7 గంటల నుంచి ఉదయం సాయంత్రం 7 గంటల వరకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. సో వివిధ పార్టీల వాళ్ళు ఓటర్లను మభ్యపెట్టే అవకాశం ఉంది. దయచేసి ప్రజలందరికీ మీడియాకి సి విజిల్ బాగా हल्का असेंबली हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब से एक दिन कबल अहम अपोजिशन कांग्रेस ने जुमे को दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया कि इस हल्के में ज़मीनी चुनाव मनसूख कर दिया जाए। कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने कौमी दारुल-हुकूमत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करते हुए अपील की कि इस हल्के का ज़मीनी इंतखाब मनसूख किया जाए, क्योंकि हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के अलावा BJP कायदीन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों में मुर्तकिब हो रहे हैं और हुक्मरान जमात की जानिब से इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि वो मौजूदा हालात में इस हल्के में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब को मुमकिन नहीं बनाया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नुमाइंदगी करने वाले वफद में जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी रणदीप सिंह सुरजेवाला, तेलंगाना में पार्टी उमूर के इंचार्ज और रुकने पार्लियामेंट मनिकम टैगोर, कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सरकारी नुमाइंदे डॉक्टर दासरजू श्रावण, AICC सेक्रेटरी वंशी चंद रेड्डी और तेलंगाना के दूसरे पार्टी कायदीन शामिल थे। तेलंगाना के हजूराबाद उपचुनाव में चौतरफा भ्रष्टाचार यौवन पर है। जनता का जनमत 6,000 से 10,000 रुपया में TRS और BJP के लोग खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे महंगा, सबसे भ्रष्ट उपचुनाव अब तेलंगाना का हजूराबाद का उपचुनाव बन गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये मेरे साथी मानिक टैगोर नहीं कह रहे, ये वहाँ के टेलीविज़न चैनल पर दिखाई गई तस्वीरें, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार सोशल मीडिया पर लगाए गए वीडियो इसका सबूत हैं। कल भी तेलंगाना के हर चैनल पर इस बात की डिबेट हुई कि कौन सी पार्टी ने लिफाफों में डालकर कितने हजार रुपया की रिश्वत जनता तक पहुंचाई। इसके सबूत हैं, इसके वीडियो हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया लोगों की वोट खरीद के चलानी है
तो प्रजातंत्र का कोई मतलब अब रह नहीं गया। और कमाल की बात तो ये है कि अब विधानसभा में कई जगह विरोध हो रहा है कि अमुक व्यक्ति को 6,000 मिले, अमुक व्यक्ति को 10,000 मिले, मुझे 4,000 रुपया कम मिला है। क्या आपने हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन भी देखा है? इसलिए प्रजातंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं है। आज मानिक टैगोर जी, वामशी रेड्डी जी, हम सब लोग चुनाव आयोग से कल भी मिले थे, आज फिर मिले, और हमने एक ही अनुरोध किया कि ये हजूराबाद का उपचुनाव जो है इसे फौरन खारिज किया जाए, कैंसिल किया जाए और एक व्यापक इंक्वायरी की जाए, वरना देश के लोगों का वोट से प्रजातंत्र में तेलंगाना। बीजेपी ने जुमे को फिर एक मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करते हुए पहले हुजूराबाद और बाद अज़ां वरंगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की कोशिश की। जब पुलिस ने हल्का असेंबली हुजूराबाद के बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र को प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने से बाज रखा तो उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपोजिशन की आवाज़ को कुचल रहा है। बताया जाता है कि जुमे को बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र के दफ्तर से तमाम अखबारी नुमाइंदों को एक मैसेज रवाना करते हुए मुतला किया गया कि वो 11 बजे दिन हुजूराबाद के मधुबनी गार्डन्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करेंगे। ताहम कुछ देर बाद ही मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मुदाखलत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकाम गायत्री ग्राउंड होटल मुनक्किद वरंगल में मुंतकिल कर दिया गया और वक्त 1 बजे दिन मुकर्रर किया गया। कमेटी ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों की हिदायत दी कि वो 72 घंटे के साइलेंट पीरियड के दौरान किसी भी सियासी लीडर की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस या दूसरे सियासी प्रोग्राम को कवर ना करें। कमेटी ने मुताला किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक सियासी कायदीन और स्टार कैंपेनर्स इन इलाकों में साइलेंट पीरियड के दौरान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं कर सकते और ना ही कोई इंटरव्यू दे सकते हैं। ఎలక్షన్లు జరిగేటప్పుడు ఎక్కడే కానీ ఆర్పీ యాక్ట్ సెక్షన్ 126 ప్రకారం 48 అవర్స్ వరకు సైలెన్స్ ఉంటుంది. ఏ రకమైనటువంటి ప్రచారమే కానీ క్యాండిడేటే కానీ స్టార్ క్యాంపెయిన్స్ కానీ చేయదు. దయచేసి మీరు ఈ మీటింగ్ అనేది పెట్టడానికి మీకు పర్మిషన్ లేదు, ఎవరు కూడా చేయదు. సెక్షన్ 126 ఆర్పీ యాక్ట్ ప్రకారం దయచేసి కోఆపరేట్ చేయవలసిందిగా ప్రార్థన. ఓకే, మేము ఎన్నికల కమిషన్ కి ఇచ్చిన యొక్క కాంప్లైంట్ గురించి చెప్తున్నాం తప్పితే మేమేం అన్యాచురల్ గానీ ఇల్లీగల్ విషయాలు ఎన్నికల కమిషన్ కు చేసిన దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాం. ఎన్నికల కమిషన్ కు కాదు దయాకర్ రావు గారు నిన్న దయాకర్ రావు గారు ఆయన ఎట్లా పెట్టిండి హన్మకొండలా, వాళ్ళు ఇంట్లో పెట్టిండి కదా. మీరు ఆబ్జెక్షన్ చేసిలా సార్? మీరు చెప్పింది మేము ఒప్పుకుంటాం. మీరు ఆబ్జెక్షన్ చెప్పిలా బహిరంగంగా నిరంజన్ రెడ్డి వరి గురించి మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దీక్ష చేస్తే హుజురాబాద్ वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने बीजेपी पर हुजूराबाद में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन एम श्रीनिवास रेड्डी, गवर्नमेंट विप विनय भास्कर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि किसी भी जमात के स्टार कैंपेनर्स को पोलिंग से 48 घंटे कबल किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं होती। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के बाज़ाब्ता कानून व कवायद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कवायद का इल्म रखते हुए भी बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने राजेंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया क्योंकि वो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाली थी, लेकिन इस मसले को बीजेपी अवाम के दरमियान पेश करते हुए सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश कर रही है। విస్మరించి మీ బుద్ధి పుట్టినట్లు మాట్లాడితే ఎట్లా? అందువల్ల ఈ అనవసరమైనటువంటి యాగి చేయడం మూలంగా ఏదో లబ్ధి పొందాలనేటువంటి తాపత్రయం మంచిది కాదు. దేశ ప్రజల హితం కోసం
ఇప్పటికీ దేశవ్యాప్తంగా 160% మంది ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నారు. వీళ్ళ బతుకులతో చెలగాటం వద్దు. కేసీఆర్ చేతిలో ఉన్నది ఒక రాష్ట్రమే, మీ చేతిలో ఉండేటువంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది, 19 రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. మీ మీద ఉన్న బాధ్యతను మీరు గుర్తెరగక చిల్లరమల్లర రాష్ట్రాలకు ఒక జాతీయ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी एमपी ने महबूबनगर में तामीर होने वाले पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के तामीरी कामों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से हुक्म इल्तवा जारी किए जाने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसके लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जिम्मेदार करार दिया। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने साल 2015 में इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखते हुए 3 साल के अंदर इसे मुकम्मिल करने का ऐलान किया था, लेकिन 6 साल मुकम्मिल होने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को तकमील नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि असल में प्रोजेक्ट कांग्रेस दौर में साल 2013 में तामीर करने का फैसला किया गया था। इस सिलसिले में उस वक्त की हुकूमत ने प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए जियो 72 भी जारी किया था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने कमीशन हासिल करने के लिए इस प्रोजेक्ट को रीडिज़ाइन के नाम पर जूराला से श्रीशैलम को तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि एनजीटी की जानिब से इस प्रोजेक्ट के कामों पर हुक्म इल्तवा जारी करना महबूबनगर जिले को मुकम्मल तौर पर पानी से महरूम कर देना होगा। आज जो तेलंगाना पालमूर रंगारेड्डी जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बनाने में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टे दिया हुआ है। इसका मतलब अब आगे ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं तो आगे कुछ काम करने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके वजह, इसके नतीजे जो रंगारेड्डी, महबूबनगर और नलगोंडा किसानों को फांसी डाले जैसा है। ये फांसी हटाने के लिए केसीआर कुछ भी कोशिश नहीं किए, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो तेलंगाना सरकार के तरफ से जो यहाँ के वकील उनके आवाज नहीं सुनाए, अपना हक क्या है, हक बचाने के लिए वो कोशिश नहीं किए, वो कामयाब नहीं हुए। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे दिया हुआ है, ये सरासर किसानों का फांसी है। ये फांसी हटाने के लिए कोशिश केसीआर ने नहीं किया। जब टाइम वन पे जो सेक्रेटेरिएट बनाने में कोशिश किए तो हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस डाला था। वो टाइम पे तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल नरेंद्र मोदी से मांगकर उनको ले आके सुप्रीम कोर्ट में और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उनका आवाज सुनाया था। इस बार ये किसानों के लिए कोई अच्छा लायर को नहीं लाए, जो अच्छा वकील को लगाए तो इतना नौबत नहीं आते थे। केसीआर और जगन दोनों मिलकर यहाँ के किसानों के जिंदगी से खेल ले रहा है। ऐसे खेल हर किस हमको पसंद नहीं है, तेलंगाना आम जनता भी इसको पसंद नहीं करेगा। ये पूरा हमारे सर पे बोझ रख रहा है, हमारे सर पे ये केसीआर और जगन रेड्डी बोझ बनकर हमारे सर पे बैठा हुआ है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन राव को पुलिस ने उनके क़यामगाह गच्चीबौली पर आज कुछ घंटों के लिए नज़रबंद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने सिद्दीपेट कलेक्टर से माफ़ी मांगने का मुतालबा करते हुए आज सिद्दीपेट कलेक्ट्रेट का घेराव करने का मंसूबा बनाया था। इस सिलसिले में पुलिस ने दुब्बाक असेंबली हल्के के 300 कारकुनों को हिरासत में ले लिया था, जबकि दुब्बाक रुकन असेंबली रघुनंदन राव को सिद्दीपेट रवाना होने के लिए वो जाना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें घर पर ही नज़रबंद कर दिया। చెప్పండి సార్, కూర్చోమని చెప్పండి సార్. నేను సంగారెడ్డి రూల్ చేసింది 2 days అవుతుంది. సెకండ్ డే సార్ మీ సిఐ గారికి ఏదో ఇబ్బంది అయినట్టు మీరైతే పాటిస్తే కదా సార్. ఎప్పుడు లోకల్ పంపుకోండి. అదే మాకు ఎన్నో సార్లు ఇచ్చిరు అని అంటే 10 నిమిషాలు అయితే అడుగుదామని. యాక్చువల్లీ 7:30కి లైవ్ పోవాలి.
వద్దన్నారు అని అంటున్నారు. सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाय शर्मिला की पदयात्रा जुमे के रोज 10वें दिन में दाखिल हो गई। शर्मिला ने आज इब्राहिमपट्टनम के कई मंडल्स और देहात की आवाम से मुलाकात की और लिंगमपल्ली क्रॉस रोड के पास लंच किया। शर्मिला ने अवाम उन्नास से कहा कि तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर KT रामाराव के हाथ में है, जल्द उनसे आज़ाद करवाने के लिए रियासत की आवाम का ताउन दरकार है। उन्होंने TRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि किसानों से काश्त करने का हक छीन रहे हैं, जिसकी वजह से 7 साल में 8000 किसानों ने खुदकुशियां की हैं। మోసం చేశాడు, రైతులకు రుణమాఫీ అని చెప్పి మోసం చేశాడు, KG to PG ఉచిత విద్య అని చెప్పి మోసం చేశాడు, ఇంటికో ఉద్యోగం అని చెప్పి మోసం చేశాడు, పెన్షన్లు అర్హులైన వారికి ఒకరు చనిపోతే తప్ప ఇంకొకరికి ఇవ్వటం లేదు, డబుల్ బెడ్రూమ్ అని చెప్పి మోసం చేశాడు, 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తానని మోసం చేశాడు, ఇలా ప్రతి వర్గాన్ని మోసం చేశాడు కేసీఆర్ గారు. ఇప్పటికే 2 సార్లు కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రిని చేసుకున్నాం, ఇప్పటికే 2 సార్లు కేసీఆర్ గారి చేతిలో మోసపోయాం, మళ్ళీ మోసపోవద్దు. మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే వేడుకుంటున్నాం, వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి బిడ్డ वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रीज KT रामाराव की ज़ेर क़यादत तेलंगाना के वफद ने जुमे को पेरिस में फ्रांस के मुख्तलिफ बिजनेस घरानों के सरबराहों से मुलाकात की। फ्रांस के बिजनेस टूर के दूसरे दिन वफद ने डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मूवमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस ऑफ फ्रांस गेरा लाइडन लेमले से मुलाकात की। KTR ने फ्रांस के SMEs के लिए वसीतर ताउन व इश्तराक के लिए रियासत तेलंगाना की पेशकश से वाकिफ करवाया। मूवमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ फ्रांस इस मुल्क में हाजरीन के फेडरेशन का एक बड़ा इदारा है। फ्रांस में एंटरप्रेन्योर्स का ये एक बड़ा नेटवर्क है और मज़कूरा इदारे के तहत तकरीबन 95% MSCs काम करते हैं। हैदराबाद में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑफिस के मुताबिक KTR ने रियासत में ग़िज़ाई अजनास, गोश्त, दूध और मछली की पैदावार में हालिया कामयाबियों से वाकिफ करवाया। The French ambassador in India, Emmanuel Anon, and the Indian ambassador in France, His Excellency Sri Javed Ashraf Ji. And also I'd like to thank Business France and the IFCCI, the Indo-French Chamber of Commerce. Thank you for this great opportunity. Indeed an honor to have been invited to interact with all of you on this prestigious forum, Ambition India, that is being held at the French Senate. I'm even more impressed by the fact that the organizers recognize that the Indian states in the federal setup play an equally important role in furthering the growth stories. While national policies at the country level are indeed the prerogative of the central government, it's equally important to realize that in a federal republic such as India, the states enjoy considerable amount of autonomy in multiple operational issues that are relevant to business, such as allotment of land, providing approvals and permissions in a timely manner, helping the companies get the much required human resources, capable human resources, preferential procurement policies, etc. Today I'm happy to वज़ीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने मरकज़ी वजारत सयाहत व सकाफत की जानिब से बेंगलुरु में जारी जुनूबी हिंद की रियासतों के वज़राए सयाहत की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में साइंस म्यूजियम के क़याम की मंजूरी देने वजारत सयाहत व सकाफत के अहदेदारों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वज़ीर शहरी तरक्की व इंडस्ट्रीज़ तारक रामाराव हैदराबाद शहर में साइंस म्यूजियम के क़याम में दिलचस्पी रखते हैं। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। उन्होंने अहदेदारों से ख्वाहिश की कि सयाहों की सहूलत के लिए मुल्क के अहम सयाहती मराकिज़ और मकामात के बारे में डिजिटल ऐप तमाम ज़बानों में तैयार की जाए ताकि हर ज़बान जानने वाले को यहाँ के सयाहती मकामात से वाकिफ़ियत हो सके। श्रीनिवास गौड़ ने टूरिस्ट गाइड को तनख्वाह अदा करने का भी मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से महकमे सयाहत को काफ़ी नुकसान हुआ, उसकी आमदनी में काफ़ी कमी हुई है। चंद दिनों से हालात सुधर रहे हैं। तेलंगाना के सयाहती इलाकों को मुल्क और बैरून ममालिक के सयाहों से वाकिफ़ करवाने के लिए रियासत में एयरपोर्ट्स के क़याम की मंजूरी दी जाए। वज़ीर मौसूफ ने सयाहत के शोबे से वाबस्ता टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटल इंतज़ामिया के लिए भी खुसूसी मराद देने की दरख्वास्त की। उन्होंने सयाहत के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा देने का भी मशवरा दिया। इस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर सयाहत श्रीनिवास राव, कर्नाटक के वज़ीर आनंद सिंह और दूसरे मौजूद थे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुस्तकबिल में ऑटोमोबाइल सेक्टर की क़यादत करेंगी। ये भी ज़रूरी है कि
बरकी गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए जिससे माहौल को कोई नुकसान ना पहुंचे। वज़ीर तवानाई जगदीश रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार जुमे को हैदराबाद के हाईटेक्स में ईवी ट्रेड एक्सपो में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए किया, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक चलाई। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तहरीक पैदा करने वाली और बसीरत अफरोज क़यादत में धरानी पोर्टल से रियासत में अराजियात के इंतजामी निज़ाम का नक्शा बदल जाएगा। धरानी के आगाज़ के 1 साल की कामयाबी के साथ तकमील के मौके पर BR के भवन में एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसके दौरान चीफ सेक्रेटरी ने किताबचा जारी किया। उन्होंने याद दहानी की कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी इस एहसास का इजहार किया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद धरानी पोर्टल पर अमलावरी एक बड़ा कदम है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान धरानी पोर्टल की कारकर्दगी पर मसरत और इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि वेब पोर्टल को 5 करोड़ 14 लाख हिट्स हासिल हुए और 1 साल में तकरीबन 10 लाख ट्रांजैक्शंस किए गए। उन्होंने आगाज़ के इब्तदाई मरहले में दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात का हवाला देते हुए कहा कि हालांकि मफाद हासिला रखने वाले अफराद ने इस सिस्टम के खिलाफ काम किया, लेकिन उन रुकावटों को कामयाबी के साथ दूर कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत में अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया और मेट्रिक तस्दीक के बगैर इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। हुकूमत की जानिब से अराजियात के रिकॉर्ड्स को अपग्रेड करने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया उसके ज़रिए ही धरानी पोर्टल का आगाज़ किया गया। उन्होंने इस मौके पर मुताल्लिक़ा अहदेदारों को मुबारकबाद भी पेश की। सेक्रेटरी तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी रोनाल्ड रोज ने जुमे को मुतल्ला किया कि महकमे समाजी बहबूद के रुकमापुर में वाक़ अकामती स्कूल के तालिब इल्म P. अशोक साई ने एक तारीख रकम करते हुए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एंट्रेंस इम्तिहान और वजारत दिफा के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की और वो इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर कैडर पर मुतय्यन किया जाएगा। वज़ीर बहबूद दर्जे फेरिस्त तबक़ात कोपला ईश्वर ने ज़हीन तालिब इल्म को मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने भी गैर मामूली कामयाबी के हुसूल पर अशोक को मुबारकबाद दी। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 38,442 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 174 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,954 तक पहुंच गया। रियासत में अब भी 4,096 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। रचाकुंडा पुलिस की जानिब से बहुत जल्द नया सवेरा से मौसूम एक प्रोग्राम का अहिया किया जाएगा, जिसका मकसद मंशियात की लत से मुतासर अफराद को इस लानत से दूर रखना है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश M. भगवत ने जुमे को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि इस खुसूसी प्रोग्राम के जरिए बच्चों, नौजवानों और तुलबा को मंशियात के इस्तेमाल से मुरतब होने वाले मुज़िर असरात से वाकिफ करवाया जाएगा और जो नौजवान मंशियात की आदी हैं उन्हें उससे छुटकारा दिलाने के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। जीरो टॉलरेंस ड्रग्स के लिए नशा मुक्ति कंप्लीट, ये लक्ष्य सामने रख के हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो आदेश दिए हमें और हमारे DG साहब ने हमें जो ऑर्डर्स दिए हैं उसका पालन करते हुए हम पूरे अभी राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में हमारे पुलिस स्टेशंस लॉ एंड ऑर्डर के, उसके साथ साथ हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम्स भी ये ड्रग्स के ऊपर उन्होंने हमला बोला है। काफ़ी केसेस हमने इस बीच में बुक किए हैं। 2016 से जब से कमिश्नरेट खोला है हमने, तब से हम गांजा के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ में हमारी कार्रवाई जारी है। अभी तक हमारे कमिश्नरेट में 160 से ज़्यादा केसेस हमने
रजिस्टर करके 7,500 kg गांजा और बाकी ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स हमने सीज किए हैं। काफ़ी सारे रेव पार्टीज हमने बस किए हैं। 66 ड्रग्स ऑफेंडर पे हमने पीडी एक्ट का अमल किया है। यही रेड्स के चलते हुए हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर ने, जो विशाखापट्टनम एजेंसी एरिया से, माडगुला मंडल से महाराष्ट्र के नागपुर जाने वाला एक अशोक लेलैंड मिनी व्हीकल सीज करके उस व्हीकल से 110 kg गांजा बरामद किया है। उसके साथ साथ 3 मोबाइल फ़ोन और 1100 कैश भी सीज किया है। तकरीबन 18,500,000 रुपये, 18,50,000 का ये सामान यहाँ पे बरामद हुआ। ये जो गैंग मिला है हमें, गैंग का जो प्रमुख सूत्रधार है उसका नाम है लुम्बाराम सोलंकी। ये जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है। और इसका साथी कृष्णाराम करके, ये भी राजस्थान के जालोर जिला का रहने वाला है। ये लोगों को विशाखापट्टनम के माडगुला एरिया से एक बालन्ना करके शख्स इनको गांजा सप्लाई करता है। और ये गांजा एक उत्तर प्रदेश एलबी नगर की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने जुमे को एक बैन रियासती टोली के अरकान को गिरफ्तार करते हुए 110 किलो गांजा जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि गांजा मौत से लदी लॉरी में आंध्रा ओडिशा सरहद से महाराष्ट्र के नागपुर को मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और टोली के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे मजीद 2 अरकान मफरूर बताए गए हैं। जिन 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया उनकी एल सोलंकी और कृष्णाराम की हैसियत से निशानदही की गई है। जिंदगी से बेजार साबिक मिस तेलंगाना हंसिनी, जिसे कल हैदराबाद में फांसी लेने से बचा लिया गया था, आज उसने कृष्णा जिले के नंदीगामा के करीब कीसरा पुल से मोनेरू नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। मकामी लोगों ने उसे देखा और फौरी तौर पर उसे पानी से बाहर निकाला और उसे नंदीगामा सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। मालूम हुआ है कि उसे उसके घर वाले अपने साथ विजयवाड़ा ले जा रहे थे कि उसने एक बार फिर जान देने की कोशिश की। वाज़ेह है कि कल साबिक में मिस तेलंगाना हंसनी ने ऑनलाइन खुदकुशी की कोशिश की थी। इस मंजर को देखते हुए उसकी सहेलियों ने फौरी तौर पर डायल 100 के जरिए पुलिस को इत्तला दी। पुलिस फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हिमायतनगर रोड नंबर 6 पर वाक़ उसके फ्लैट पहुंचे और उसको हैदरगुड़ा के एक अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। रियासत तेलंगाना ज़िले निज़ामाबाद में एक दरिंदा सिफत बेटे ने अपनी मां का महज इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसे शुबा हो गया था कि उसकी मां जायदाद में बहनों को भी हिस्सा देना चाहती है। ये वाकया चिंदौर मंडल के लक्ष्मापुर में पेश आया। 50 साल खातून साई अम्मा को एक लड़का और 3 लड़कियां हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से खातून का बेटा नारायणा मां पर दबाव डाल रहा था और कल उसने अपनी मां का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। उसने उसे तबीयी मौत करार देने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। मध्य प्रदेश के रतलाम में 4 साल की बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्ची घर से बाहर खड़ी थी, तभी कुत्ता आया और बच्ची की गर्दन पर झपट पड़ा। कुछ दूर उसे घसीट कर भी ले गया। इसे देख पड़ोसी बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़ा, नहीं तो बच्ची की जान जा सकती थी। यह वाकया 21 अक्टूबर का है, जिसका वीडियो आज सामने आया है। शहर के अशोकनगर इलाके में वाक़े ग्रीन सिटी में 4 साल की उमेरा खड़ी थी। इसी दौरान एक कुत्ता आया और उसकी गर्दन पकड़कर खींचने लगा। बच्ची गिर गई तो कुत्ता उसे नोचने लगा। बच्ची के अफराद खानदान ने इस वाक़े की शिकायत ज़िले इंतज़ामिया से की। अशोकनगर के लोगों ने बताया कि इलाके में आवारा कुत्तों की दहशत बढ़ रही है। 4 साल की बच्ची पर हमला करने वाले कुत्ते ने उसी दिन 2 और बच्चों पर भी हमला किया था। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ज़िले इंतज़ामिया को कई बार इस बारे में शिकायत किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुत्तों के हमलों के वाक़यात के मामले में रतलाम पूरी रियासत में दूसरे नंबर पर है। अगस्त के महीने में ऐसे 1700 मामलात वहां सामने आए थे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।